नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनु के सप्तांग सिद्धांत की। मनु जो भारतीय राजनीति विज्ञान के पहले ऐसे चिंतक हैं जो राजनीति और धर्म दोनों को जोड़कर देखते हैं और राजनीति की भारतीय विचारधारा के रूप में वह पहले व्यक्ति हैं जो राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। मनु राज्य को एक दैवीय उत्पत्ति मानते हैं, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के तहत मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो दैवीय सिद्धांत से हुई है, यानी कि राज्य जो है वो भगवान ने बनाया है और भगवान ने अपने पुत्र के रूप में मनु को इस धरती पर भेजा है और मनु पहला राजा है और राजा के रूप में कार्य करता है। तो एक तो ये कि मनु का जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? दैवीय सिद्धांत है। दूसरी खास बात यह है कि मनु जो है प्रथम पुरुष है इस दृष्टि का। हिंदू धर्म के अनुसार जो इस धरती पर पहला आदि पुरुष आया है वो मनु है और मनु से ही ये फिर संसार आगे बढ़ा है। तो मनु के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है मनुस्मृति, बहुत फेमस बुक है, बहुत धर्म ग्रंथ है, बहुत चर्चाएं परिचर्चाएं इस पर होते, विश्व प्रसिद्ध है। आज भी कुछ वाद विवाद उस पर होते हैं, आज भी मनुस्मृति के कुछ चीज़ें अप्लाई होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, धीरे धीरे समय काल और परिस्थिति के अनुकूल बदलती भी गई हैं। मनु ने राज्य को जो है ईश्वर की संतान माना है, ईश्वर के द्वारा स्थापित माना है और वो राज्य चलाने के लिए ईश्वर की संतान के रूप में जो आए उन्होंने राजा कहा। राजा कौन था? राजा ईश्वर की संतान के रूप में था। इसका मतलब ये हुआ कि राजा जो कह देता था वही कानून हुआ था। राजा ने जो कहा वही कानून है। राजा के क्योंकि ईश्वर की संतान है, राजा कोई अपराध भी नहीं करता है और राजा के द्वारा बताए गए सभी कार्य, सभी नियम वो कानून का रूप धारण ले लेते हैं। मनु के सप्तांग सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो जो मनुस्मृति इन्होंने बुक लिखी है वह टोटल उसके 12 अध्याय हैं, 2694 श्लोक में लिखी गई है। ऐसे अलग अलग मत हैं। कहा यह भी जाता है कि शुरू में जब मनुस्मृति लिखी थी तो 1 लाख से ज़्यादा श्लोक इसके अंदर थे, लेकिन जो प्रमाणित रूप से आज विद्यमान हैं वो 2694 श्लोक हैं। 3110 यानी 3110 ईसा पूर्व मनुस्मृति की रचना की गई थी। अलग अलग इस पर भी मत हैं, कुछ कम या ज़्यादा मानते हैं, लेकिन जो इतिहासकार मानते हैं वो 3110 ईसा पूर्व इसकी मनुस्मृति की रचना को मानते हैं। मनु ने अपने जो मनुस्मृति लिखी है उसमें उसने समाज को 4 वर्गों में बांटा है। पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। मनु कहते हैं वो दिव्य पुरुष यानी कि ब्रह्मा, उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उनके भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई जो ब्राह्मण शिक्षा का कार्य करते थे, ज्ञान देने का कार्य करते थे, और क्षत्रिय जो हैं वो सुरक्षा का कार्य करते थे। वैश्य वो उनके पैरों से यानी कि वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के पेट से हुई है, यानी कि जो उत्पादन या व्यापारिक वर्ग है या कृषक वर्ग है वो सारे वैश्य समाज में आता है। चौथा जो है शूद्र, उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है, जो समाज के बाकी वर्गों की सेवा करने के लिए है, वो समाज की सेवा करता है। इसी तरह उन्होंने 4 आश्रम बताए हैं। पहला ब्रह्मचर्य है जो 1 से 25 वर्ष की आयु तक चलता है। दूसरा गृहस्थाश्रम है जो 25 से 50 वर्ष चलता है। तीसरा वानप्रस्थ है जो 50 से 75 वर्ष चलता है। और चौथा आश्रम है जो 75 से 100 साल चलता है, संन्यास आश्रम। इससे हम ये भी आकलन कर सकते हैं कि उस समय जो आम आयु होती थी मनुष्य की वो 100 वर्ष तक की अवधि होती थी। 100 वर्ष की अवधि माना गया है कि एक व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है और वो इन 4 आश्रमों में अपने जीवन को यापन करता है। मनु का राज्य के संबंध में जो सप्तांग सिद्धांत हैं उसके 7 चरण हैं, 7 मुख्य बिंदु हैं। पहला राजा है। राजा को वो स्वामी भी कहते हैं। राजा कौन है? राजा ईश्वर की संतान है। उस राजा के संबंध में मनुस्मृति में डिटेल्स दी गई है, उसकी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि राजा जो है
उत्तम आचरण वाला होना चाहिए, प्रशासनिक और धार्मिक ज्ञान उसे होना चाहिए, ये सब गुण उसमें होने चाहिए। राजा की दिनचर्या को भी वो बांटते हैं तीन, राजा के एक दिन के दिनचर्या को 3 हिस्सों में बांटते हैं। सर्वप्रथम राजा को स्नान और योग वगैरह करने के बाद में न्याय के संबंध में जो विषय हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए। फिर उसे जो राज्य संबंधी कार्य हैं, जो राजकाज राज्य नीति बनाने से संबंधित कार्य हैं, उनमें उन्हें मंत्री से मंत्रणा या सलाह कर कार्य करने चाहिए। जो विदेश से संबंधित कि अन्य राज्यों के साथ मित्रता करनी है, संधि करनी है, युद्ध करने हैं, इसके संबंध में उन्हें जो भी कार्य करना है वो अपने गुप्तचर और राजदूत के सलाह मशवरा के द्वारा करनी चाहिए। तो राजा मुख्य है, स्वामी है राज्य का। दूसरा मंत्री है, मंत्री या अमात्य, अमात्य भी इन्हें कहा जाता था उस समय पर। मंत्री के मुख्य रूप से सलाहकार होते थे। कहा यह जाता है कि ये राजा की आँख और नाक होते थे, आँख कान नाक होते थे। राजा को सही समय पर, सही विषय पर सही सलाह देना, सही सुझाव देना, ये इनमें योग्यता होनी चाहिए। तीसरा था पुर अथवा दुर्ग या किला हम जिसे कहते हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। मनु ने उस समय पर कई सारे दुर्ग बताए हैं। जल यानी कि जल से घिरा हुआ दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी हो ताकि शत्रु राष्ट्र हमला ना कर सके। जंगल से घिरा हुआ दुर्ग, मरुस्थल यानी रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग, और पहाड़ों से घिरा हुआ दुर्ग। इस तरह से अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों में दुर्ग बनाने चाहिए। दुर्ग इतने सुरक्षित होने चाहिए जब आक्रमण हो तो उनके अंदर खाद्यान्न सामान और अपनी सेना को और अपनी जनता को उसमें रखा जा सके। अगला है राज्य या जनपद भी हम इसे कहते हैं। राज्य के संबंध में वो कहते हैं कि राज्य के पास निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, और राज्य विस्तारवादी नीति को अपनाने की वो बात करते हैं। हर राज्य को अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहिए, अपना राज्य को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि धन के भंडार और या प्राकृतिक संपदा हम एकत्रित कर सकें। एक खास बात यह है कि उस समय पर इतने बड़े देश या इतने बड़े राज्य नहीं होते थे जितने आज होते हैं। उस समय पर छोटे राज्य होते थे, जितने आज का एक डिस्ट्रिक्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बड़ा, इतने ही राज्य होते थे। तो जनपदीय राज्य भी इसीलिए इन्हें कहा जाता है। राज्य के पास एक निश्चित जनसंख्या हो और निश्चित भूभाग हो। भूभाग से मतलब ऐसी भूमि राज्य के पास उपलब्ध हो जिस पर अन्न अच्छी मात्रा में उत्पन्न होता हो, जिसमें प्राकृतिक संसाधन हो, जनसंख्या वृद्धों की ना होकर युवा लोगों की हो, जो सेना में काम कर सकें, जो राज्य के काम आ सकें। पांचवा कोष वो कहते हैं। कोष का मतलब है कि धन एकत्रित करना और खाद्यान्न भंडारों को भरे रहना। धन के अंदर आता है खाद्यान्न भंडार भी और कोष ये इकट्ठा करना। इसके लिए वो कहते हैं कि कर प्रणाली लगानी चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए, जहाँ उस टैक्स में वो व्यापारी जो हैं उनसे धनिक वर्ग से अधिक लगाना चाहिए, कृषक वर्ग से भी कम लगान लेकर इस तरह से कोष की व्यवस्था करनी चाहिए। कोष विपरीत परिस्थितियों में कम पड़ जाता है तो कहते हैं कि कोष को विपरीत परिस्थितियों में ज़्यादा टैक्स लगाकर एकत्रित कर लेना चाहिए। दंड या सेना छठा हिस्सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का है। दंड से मतलब सेना से भी है, दंड से मतलब न्याय से भी है। यहाँ मुख्य रूप से वो सेना पर जोर देते हैं। कहते हैं कि सेना जो है वो सशक्त बाहुबल का निर्माण करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। और सेना के रूप में वो कहते हैं कि हाथी सेना होनी चाहिए जो हाथियों पर चलती हो, अश्व सेना होनी चाहिए जो घोड़ों पर चलती हो, पैदल सेना और मरुस्थल में काम करने वाली विशेष परिस्थितियों में विशिष्ट लोगों को अलग अलग सेनाओं में वो डिवाइड करते हैं। न्याय की व्यवस्था के तौर पर वो कहते हैं कि मनु का पूरा जो राज्य का सिद्धांत है उसमें वो धर्म प्रधान है। धर्म एक नैतिक आचरण की संहिता है और धर्म जो कहता है उसी के अनुसार राजा को कार्य करना होगा, उसी के अनुसार प्रजा को कार्य करना होगा। मनु कहते हैं कि राजा और प्रजा दोनों को धर्म धारण करना होगा। धर्म यानी जो धारण करने योग्य नैतिक कर्तव्य हैं, अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। सातवां और अंतिम मनु का सप्तांग सिद्धांत का जो तत्व है वो है मित्र। वो कहते हैं राज्य को अपने पड़ोसियों से मित्रता रखनी चाहिए। पड़ोसी जो हैं बदले नहीं जा सकते तो उनसे मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो शक्तिशाली राज्य हैं उनसे मित्रता करें ताकि उनके साथ मिलकर
वे अपने राज्य का विस्तार कर सकें। तो इस तरह से मनु का जो सप्तांग सिद्धांत है वो राज्य के 4-7 अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं। राज्य को देवी उत्पत्ति यानी देवता के द्वारा स्थापित मानते हैं। कोई कर्मिक विकास से राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई और किसी कृत्रिम संस्था भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि यह जो है भगवान के द्वारा बनाई हुई राज्य एक संस्था है जिसे राजा चलाता है, और राजा कौन है? वो ईश्वर की संतान है। तो ये मनु का सप्तांग सिद्धांत है। आज इसके यही सप्तांग सिद्धांत फिर कौटिल्य ने भी दिया है। कौटिल्य और मनु में ज़्यादातर मुख्यतः समानताएं दिखाई देती हैं। जहाँ थोड़ा सा अलग है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, वो केवल इस पे है कि कौटिल्य जो है राज्य को, जो राजा है उसे बदलने की बात करता है। यदि राजा दुराचारी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, तो कौटिल्य ऐसे राजा को बदलने की बात करता है। और कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है तो राजतंत्र ही, मनु की तरह वो भी राजतंत्र की बात करते हैं, लेकिन उनका राजतंत्र थोड़ा लोकतांत्रिक है। मनु का लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं है। मनु निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं और कौटिल्य लोकतांत्रिक राजतंत्र की बात करते हैं। तो मनु के सप्तांग सिद्धांत में आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।